इमेजिन आपने एक स्टॉक सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उसका डिविडेंड यील्ड 8% था। कुछ महीनों बाद डिविडेंड कम हो गया, स्टॉक गिर गया या कंपनी ही किसी और में मर्ज हो गई। नाउ व्हाट इफ आई से FY26 में ये तीनों चीजें इंडियन मार्केट में एक्चुअली हुई है। डिविडेंड यील्ड सिर्फ एक परसेंटेज है, लेकिन उस परसेंटेज के पीछे कैश फ्लो भी होता है, बिजनेस क्वालिटी भी होती है और कभी कभी हिडन रिस्क भी होती है। सी इन दिस वीडियो हम सिर्फ 5 पॉपुलर डिविडेंड स्टॉक्स को एनालाइज नहीं करेंगे, बल्कि वो 4 चीजें भी समझेंगे जो हर डिविडेंड इन्वेस्टर को स्टॉक खरीदने से पहले चेक करनी चाहिए। In fact, we will also discuss dividend yield mutual funds in this video. Welcome to another episode of Markets Decoded, where every episode we take one big market topic, cut through the noise and decode it so your money decisions are driven by clarity, not headlines. I'm Kanishka Gupta and let's get started. आज हम dividend investing को decode करेंगे। क्यों कुछ डिविडेंड स्टॉक्स सालों तक वेल्थ क्रिएट करते हैं जबकि कुछ सिर्फ यील्ड ट्रैप बन जाते हैं, और 5 डिफरेंट डिविडेंड स्टॉक्स के एग्जाम्पल से एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे जिससे आप भी किसी भी डिविडेंड स्टॉक को खुद से एनालाइज कर सको। सबसे पहले बेसिक्स। डिविडेंड मतलब एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को कैश में देती है। री इन्वेस्ट करने के अलावा ये एक डायरेक्ट कैश रिटर्न है आपको। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ है जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। हर प्रॉफिटेबल कंपनी डिविडेंड नहीं देती। इनफैक्ट डीमार्ट फॉर इंस्टेंस प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये कंपनीज अपना कैश री इन्वेस्ट कर रही है ग्रोथ में। डिविडेंड स्टॉक्स जनरली मैच्योर बिजनेसेस होते हैं जिनकी ग्रोथ स्लो हो चुकी होती है, जिनके पास कैश है लेकिन उसको डिप्लॉय करने की उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो शेयर होल्डर्स को दे देती हैं। इसका मतलब क्या है? इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। प्रोज, रेगुलर कैश फ्लो रहता है इन्वेस्टर के लिए, जनरली लोअर वोलेटिलिटी रहती है, रिटायर्ड इन्वेस्टर्स के लिए इनकम सोर्स हो सकता है और डाउनसाइड कुशन रहता है। लेकिन इसके कॉन्स भी है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन जस्ट डिविडेंड स्टॉक्स, ग्रोथ स्लो हो सकती है, सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ सकती है और हाई यील्ड का मतलब हमेशा हाई रिटर्न नहीं होता। सो नाउ वील टॉक अबाउट द 4 थिंग्स which you should know before you chase dividend yield. Number 1, high yield doesn't always means good stock. सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। अगर स्टॉक प्राइस गिर गया, यील्ड अपने आप ऊपर चला जाता है, लेकिन उसका मतलब स्टॉक अच्छा नहीं है। उसका मतलब है मे बी मार्केट कुछ देख रहा है जो आप अभी नहीं देख रहे हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ITC FY26 में 30% करेक्ट हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने सिगरेट पे GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया। स्टॉक प्राइस कम होने की वजह से ऑन पेपर डिविडेंड यील्ड बढ़ गया, लेकिन अंडरलाइंग बिजनेस को एक स्ट्रक्चरल टैक्स हिट लगी। यील्ड देखकर अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री लेने का सोचते तो आप शायद से बिजनेस की असली प्रॉब्लम मिस कर देते। नंबर 2, फुल पोर्टफोलियो डिविडेंड स्टॉक्स को नहीं होना चाहिए। ये एक कॉमन गलती है। लोग डिविडेंड यील्ड देखकर पूरा पोर्टफोलियो PSU प्लस FMCG एंड यूटिलिटी सेक्टर में लगा देते हैं। एज अ रिजल्ट, सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन, ग्रोथ स्टैग्नेशन, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाना। नाउ नंबर 3 रूल, टैक्स का रियल इम्पैक्ट समझना। 2020 से पहले डिविडेंड टैक्स फ्री थे, अब सिस्टम बदल गया है। आज का डिविडेंड टैक्स रूल ये है, डिविडेंड आपकी टोटल इनकम में ऐड होता है और स्लैब रेट पर टैक्स्ड होता है। अगर सिंगल कंपनी से आपको 10,000 रुपीज से ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 10% TDS ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो पोस्ट टैक्स 6% डिविडेंड यील्ड अचीव करने के लिए यू नीड अ प्री टैक्स डिविडेंड यील्ड रेंजिंग फ्रॉम 7.5% to 8.5% डिपेंडिंग ऑन योर एग्जैक्ट इनकम टैक्स स्लैब। नंबर 4 रूल, यील्ड को सिग्नल मानो, कंक्लूजन नहीं। हर हाई यील्ड स्टॉक पे 4 क्वेश्चंस पूछो। डिविडेंड सस्टेनेबल है? डिविडेंड कैश फ्लो से आ रहा है या डेट से? बिजनेस ग्रोइंग है या श्रिंकिंग? सेक्टर स्ट्रक्चरली हेल्दी है या नहीं? ये 4 क्वेश्चंस हर डिविडेंड स्टॉक पे लगाओ, यील्ड अपने आप कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी। Now we'll list down the 5 popular dividend stocks one by one. We'll start with Coal India. कोल इंडिया एक क्लासिक PSU कैश मशीन है। गवर्नमेंट 60% से ज्यादा शेयर होल्डर है इसकी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने फिस्कल टारगेट्स मीट करने के लिए डिविडेंड चाहिए, तो कोल इंडिया लिमिटेड को स्ट्रक्चरली कंपेल्ड किया जाता है कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करे। इसकी स्ट्रेंथ भी है और रिस्क भी। स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन और पे आउट डिसिप्लिन, लेकिन रिस्क ये है कि इंडिया की बिगर पिक्चर में
कोल का लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, इंडिया का रिन्यूएबल पुश, ESG कॉन्शियस ग्लोबल इन्वेस्टर्स और एनर्जी ट्रांजिशन, ये सब स्ट्रक्चरल ओवरहैंग है। PSU कैश काउज रिलायबल इनकम तो देती है, लेकिन कमोडिटी प्लस ESG रिस्क प्राइस में बिल्ड हो रहे होते हैं। हाई यील्ड अक्सर इस बात का रिफ्लेक्शन भी है। नंबर 2, ITC के साथ 3 चीजें हुई FY26 में। पहली, जनवरी 2025 में होटल्स बिजनेस डीमर्ज हो गए तो डिविडेंड शेयर मैथमेटिकली रीसेट हुई। दूसरी, गवर्नमेंट ने सिगरेट पे इफेक्टिव GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया, जिसने प्रॉफिटेबिलिटी को हिट किया। थर्ड, स्टॉक 30% करेक्ट हुआ। आज यील्ड अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन ये अट्रैक्टिवनेस लार्जली प्राइस फॉल का प्रोडक्ट है। सी, व्हेन यील्ड जंप्स बिकॉज प्राइस फेल और उसी वक्त रेगुलेटरी रिस्क बदला हो, वो यील्ड ट्रैप है, अपॉर्चुनिटी नहीं। अगर डिविडेंड यील्ड एक्चुअली डिविडेंड पे आउट बढ़ने से इंक्रीज हुई है तो इट्स अ गुड साइन, बट डिनोमिनेटर इफेक्ट मतलब स्टॉक प्राइस कम होने से अगर यील्ड बढ़ रही है, देन you need to ask more questions. नंबर 3, TCS का मॉडल यूनिक है। कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी ही ये है कि सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फ्री कैश फ्लो शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना है, लेकिन FY26 में डिविडेंड 16 रुपीज पर शेयर गिरा। क्यों? IT सेक्टर के मैक्रो हेडविंड्स, AI डिफ्लेशन, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग फ्रीज, जो हमने पिछले एपिसोड में कवर किया था। अगेन सी, इसके भी स्ट्रेंथ्स है और रिस्क। स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेशन और कैपिटल लाइट बिजनेस। रिस्क है, AI मार्जिन प्रेशर रियल है। HDFC सिक्योरिटीज ने सेक्टर वाइड 6 to 7% डिफ्लेशनरी इम्पैक्ट एस्टिमेट किया है। क्वालिटी डिविडेंड पेयर्स भी सिक्लिकल प्रेशर में डिविडेंड कट कर सकते हैं। डायरेक्शन मैटर्स, पास्ट डिविडेंड्स देख के ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। नाउ वील टॉक अबाउट ONGC। ONGC ने FY26 में हाईएस्ट एवर टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया, 16,669 करोड़ रुपीस का टोटल पे आउट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30% बढ़ा। BP ने टेक्निकल पार्टनरशिप साइन की है मुंबई हाईफील्ड के लिए। न्यू वेल गैस रेवेन्यू मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगेन, इसके भी स्ट्रेंथ है और रिस्क। स्ट्रेंथ की बात करें तो सिक्लिकल स्ट्रेंथ व्हेन ऑयल प्राइसेस स्टेबल होते हैं या अप होते हैं। स्ट्रॉन्ग PSU डिविडेंड डिसिप्लिन मिलता है, लेकिन रिस्क है क्रूड प्राइस पे डिपेंडेंसी। वेस्ट एशिया टेंशंस, ईरान क्राइसिस, ये सब प्रोडक्शन और मार्जिन्स पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। ONGC का EBITDA मार्जिन Q4 FY26 में 48% से 35% गिरा सीक्वेंशियली, प्लस 15,225 करोड़ रुपीस का कॉन्टेजेंट लाइबिलिटी आर्बिट्रेशन में है। कमोडिटी लिंक्ड डिविडेंड पेयर्स जैसे ONGC, इनमें डिविडेंड को रिलेटेड है ग्लोबल कमोडिटी साइकिल से। नाउ विल टॉक अबाउट दी REC लिमिटेड। REC एक पावर सेक्टर NBFC है, डिस्कॉम्स और पावर प्रोजेक्ट्स को लेंड करती है। लोन बुक अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीस है। हेल्दी यील्ड, गवर्नमेंट बैकिंग, एनर्जी ट्रांजिशन टेलविंड, पेपर पर क्लासिक डिविडेंड प्ले। लेकिन 10 जून 2026 को एक अनाउंसमेंट आई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने REC PFC मर्जर को अप्रूवल दे दिया। REC PFC में मर्ज हो जाएगी। REC एज अ स्टैंड अलोन लिस्टेड एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। PFC सर्वाइविंग एंटिटी है। हर 100 REC शेयर्स के बदले इन्वेस्टर्स को 88 PFC शेयर्स मिलेंगे। कंबाइंड एंटिटी का लोन बुक होगा मोर देन 10 लाख करोड़ रुपीस। इंडिया का लार्जेस्ट पावर सेक्टर लेंडर। तो स्टोरी अब REC की नहीं रही, बल्कि PFC की होगी। और जो इन्वेस्टर REC में डिविडेंड के लिए बैठे थे, वो अब इफेक्टिवली PFC शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। तो डिविडेंड स्टोरी मर्ज होके कंटिन्यू होगी, बस नाम, टिकर और स्केल बदल जाएगा। गवर्नमेंट लिंक्ड PSU स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देती है, लेकिन ये अक्सर भूल जाते हैं कि रेगुलेटरी रिस्ट्रक्चरिंग ओवरनाइट आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल सकती है। मर्जर, डीमर्जर, गवर्नमेंट स्टेक सेल, सेक्टर कंसोलिडेशन, ये सब डिविडेंड स्टॉक्स में स्ट्रक्चरल रिस्क हैं। और एक इंपॉर्टेंट नुआंस, जब मर्जर अनाउंस हुआ दोनों स्टॉक्स करेक्ट हुए। मार्केट ने कंसोलिडेशन को एम्बिग्युअसली पॉजिटिव नहीं लिया। सिनर्जीज आने में टाइम लगता है। नाउ एज मेंशन्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, वी विल आल्सो टॉक अबाउट द डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स। अगर इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कॉम्प्लेक्स लगता है आपको, तो डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स एक ऑप्शन हो सकते हैं। सेबी का रूल सिंपल है, 65% मिनिमम एसेट्स डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में हो for these funds. Top performance dividend yield mutual funds आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। Feel free to take a screenshot और check out on the mutual fund section on FIRE's web. डिविडेंड यील्ड फंड में भी ग्रोथ ऑप्शन और IDCW ऑप्शन दोनों होते हैं। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड्स री इन्वेस्ट होते हैं और कंपाउंडिंग मिलती है। IDCW ऑप्शन में कैश पे आउट मिलता है, बट याद रखो
IDCW भी स्लैब रेट पर टैक्स्ड होते हैं, तो टैक्स आर्बिट्राज 0 है। For most long-term investors, growth options ज़्यादा smart है unless you need the cash flows. Now we will wrap up what we have learned in this video with a framework, not stock tip. Yield एक सिग्नल है, कंक्लूजन नहीं। हमेशा पूछो yield क्यों हाई है, डिविडेंड बढ़ा या प्राइस गिरा। ये एक क्वेश्चन 80% कंफ्यूजन क्लियर कर सकता है। पोस्ट टैक्स थिंकिंग अडॉप्ट करो। 5.8% हेडलाइन यील्ड, 30% स्लैब में 4% पोस्ट टैक्स होता है। ये नंबर FD, बॉन्ड्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंपेयर करो सेम करेंसी में। सस्टेनेबिलिटी चेक करना सीखो। पे आउट रेशो, कैश फ्लो कवरेज, सेक्टर आउटलुक, रेगुलेटरी रिस्क। अगर इन 4 क्वेश्चंस का जवाब नहीं है तो यील्ड कितनी भी हो अवॉइड। डिविडेंड स्टॉक्स पोर्टफोलियो का एंकर होते हैं, इंजन नहीं। एलोकेशन थॉटफुल रखो, अनइवन एज ग्रुप्स, डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स, अलग अलग परसेंटेजेस। रेगुलेटरी और स्ट्रक्चरल रिस्क ट्रैक करो। कोल इंडिया का कोल ट्रांजिशन, ITC का GST, REC का PFC मर्जर, ये सब डिविडेंड स्टॉक्स के लिए साइलेंट किलर्स है। यील्ड कल जितनी भी अट्रैक्टिव हो, स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो पूरी थीसिस रिवाइज करनी पड़ती है। If you found this video helpful, do subscribe to FIRES and share this video with that friend of yours जो गूगल करता है high dividend yield stocks और उधर ही इन्वेस्ट कर देता है without doing more research. I'm Kanishka Gupta and I will see you in the next episode of Markets Decoded. Till then, stay informed and keep investing with FIRES. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.